चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलो भी आज शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक अगला, जिसका नाम है सेट रिलेशन। सेट के बारे में मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से हमें करना है और क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, है ना, क्या क्या चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये देखिए भी, अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ बच्चों, तो रिलेशन ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली, देखो जब भी दो सेट के बीच में ऐसे क्रॉस का साइन होता है, उसको बोला जाता है कि इन दोनों का क्या किया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया। अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूँ तब भी मैं ऐसे ही बोलूँगा, अगर मैं कुछ भी कर दूँ ऐसा, तो इसको क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। इसकी अगली बात करी जाए तो अगली बात ये है कि ये होता कैसे है सर, तो इसको करने के लिए मुझे ए का कोई सेट अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने ए का कोई अज्यूम कर लिया 1 2 3 कुछ ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। एक मैंने बी सेट अज्यूम कर लिया जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ए कोमा बी, कुछ ऐसा लिख दिया। तो एक ए सेट है जिसके अंदर ना 1 2 3 तीन एलिमेंट है, और एक बी सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, ए और बी। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर ए को पहले लिख रहे हो आप, तो इसका मतलब ए का एलिमेंट पहले ही आएगा भाई। इसमें बनेंगे जी ऑर्डर पेयर। देखो ए का पहला एलिमेंट उठाओ, क्या आया 1। अब बी का पहला एलिमेंट उठाओ, क्या आया ए। तो ये बन गया एक ऑर्डर पेयर। दूसरी बात, ए का पहला एलिमेंट उठाओ और बी का दूसरा एलिमेंट उठाओ, ये बन गया जी। उसके बाद अगर बात करेंगे क्या आएगा, 2 ए आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे क्या आएगा, 2 बी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा, 3 ए हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बी हो जाएगा, और इसको कर देंगे हम करली ब्रैकेट के अंदर बंद। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूँ। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि सर मुझे तो ना ए क्रॉस बी नहीं करना है, कितना करना है, बी क्रॉस ए करना है बेसिकली। तो बी क्रॉस ए करने के लिए भी हम कोई चक्कर नहीं है, अभी इसको भी कर सकते हैं जी। तो ये हो जाएगी मेरी करली ब्रैकेट। अब मेरा बी का एलिमेंट पहले आएगा। बी का एलिमेंट क्या था मेरा, ए। तो मैं लिखूंगा ए कोमा 1। उसके बाद अगला एलिमेंट क्या होगा, ए कोमा 2। उसके बाद अगला एलिमेंट क्या होगा, ए कोमा 3 बेसिकली, ठीक है ना। और उससे अगला एलिमेंट क्या होगा, बी कोमा 1। उसके बाद क्या करेंगे, बी कोमा 2। उसके बाद क्या करेंगे, बी कोमा 3, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी बेसिकली, ठीक है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है जी। ओके, अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनते हैं। अब ऑर्डर पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होते हैं, क्वेश्चन ये भी है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे बेसिकली, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बन सकते हैं। अब ये डिसाइड करेगा कि आपके एलिमेंट कितने, जैसे मेरे ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। और मेरे बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2। तो अगर मैं 3 इंटू 2 कर दूं तो मुझे सीधा ही पता लग जाता है कि मेरे ऑर्डर पेयर कितने बनने वाले हैं, 6 बनने वाले हैं। वेरीफाई करने के लिए हम इस चीज़ को कर सकते हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट ए में होंगे उतने एलिमेंट बी में भी होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, अलग भी हो सकते हैं। तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलते हैं कि रिलेशन कितने हैं इसके अंदर, बेसिकली बात ये है। उसके बाद आता है जी इसी के अंदर अगला कॉन्सेप्ट कि सबसेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, सबसेट ऑफ टोटल रिलेशन। टोटल रिलेशन के सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है। अब इसको निकालने के लिए हमें सीधी सी एक बात आपको करनी होगी या बतानी होगी कि जो 2 की पावर में m इंटू एन होता है, m इंटू एन का मतलब होता है कि m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है जी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है ना, बी सेट के अंदर। तो ये मेरे m और n कहलाते हैं बेसिकली। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट किया जाएगा जी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट रिलेशन के कितने बनेंगे, वो 2 की पावर में mn होगा। अब मैं इसी की बात कर लूँ तो इसके अंदर मेरा आंसर कितना आने वाला है, इसी के अंदर मेरा आंसर आएगा 3 इंटू में 2, मतलब 2 की पावर में 6 आ जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने वाले हैं बेसिकली, वो 64 बनेंगे भाई। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। तो आपको समझ में आया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से बनता है। अब ये बात याद रखनी है आपको कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा है ना, बेसिकली क्या पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही हमारे पूरे रिलेशन में काम आएगा भाई, रिलेशन में काम आएगा बेसिकली, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ तो हमने सारे एलिमेंट को उठा लिया। अब आगे क्या होगा, आगे होगा जी हमारे पास कि कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी। कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, एक कंडीशन गिवन होगी
उस कंडीशन के बिहाफ पे ही मुझे क्या उठाने हैं, इसमें से एलिमेंट उठाने हैं और उन्हीं एलिमेंट के बिहाफ पे मुझे आगे की प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन, आइडेंटिटी टाइप, कई टाइप के रिलेशन होंगे। एक मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को कि एग्जांपल क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे, है ना। चलो, एग्जांपल ये है कि अगर मैं कोई ए सेट लेके चलूँ जिसके अंदर पड़ा हुआ है जी क्या 1 2 3 4 ऐसे पड़ा है। एक मैं बी सेट ले लूँ जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 4 9 ऐसा पड़ा है। और मैं आपको एक रिलेशन दे रहा हूँ आर इज इक्वल टू, आर रिलेशन क्या होगा कि मुझे एक्स वाई का एक पेयर बनाना है और एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए ए से और वाई जो है बिलोंग करना चाहिए बी से, है ना। एक ऐसा मुझे पेयर क्या करना है, बेसिकली बनाना है। तो अगर ऐसा एक बेसिकली पेयर मुझे बनाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, अब आगे इसका मतलब क्या, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन ये होगा कि जब मैं एक्स का स्क्वायर करूँ तो वो वाई के बराबर आ जाए, एक्स का स्क्वायर करूँ तो वाई में मिल जाए। तो ये आपको देखना है, इसको कर देंगे बंद। ये एक रिलेशन मैंने आपको दिया है। अगर इस रिलेशन को आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस रिलेशन में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जिसको आपने अच्छे से पकड़ना था कि मुझे अब x को उठाना है a में से, y को उठाना है b में से भी, और ये मेरा रिलेशन ट्रू होना चाहिए। तो मैं x में से एक उठा लेता हूँ, तो एक का स्क्वायर करूँगा तो एक आएगा। तो क्या मेरे पास b में भी एक पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, तो ये रिलेशन का पहला ऑर्डर पेयर बन जाएगा। दूसरे ऑर्डर पेयर पे चलेंगे, अगर मैं 2 उठाऊंगा तो क्या 4 पड़ा है, तो 4 भी पड़ा है क्योंकि 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, है ना। ओके बात। तीसरे की बात करी जाए, तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे की बात करेंगे तो 3, 3 के साथ स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है बेसिकली, अब 4 के साथ यहाँ 16 नहीं है फिर, बट मुझे तो इतना ही चाहिए। फिर अब जो मेरी कंडीशन को ट्रू करेगा मैं उसी के ऊपर ही बात करूँगा भाई, ठीक है ना। जो मेरी कंडीशन को ट्रू करेगा तो मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ बेसिकली। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो आपने यहाँ से एक चीज़ को समझना है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन लग जाएगी, कंडीशन अगर कोई लग जाएगी तब उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपके एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही। ओके, तो तभी हमारे अलग अलग टाइप के ये जो बन रहे हैं तो ये आपके बनेंगे, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इनके बारे में भी करेंगे चर्चा कि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या ये सारे के सारे रिलेशन अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता तो क्या ये उसका भी एक पार्ट है, जैसे 1 1 आ जाता, 2 4 भी आता, 3 9 भी आता, तो उसका पार्ट है। तो हमेशा एक बात को भी याद रखना आप लोगों ने कि रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन क्या याद रखेंगे आप कि रिलेशन जो होता है वो हमेशा सबसेट ऑफ क्या होता है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमेशा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन जो होता है वो आपका एक सबसेट कहलाएगा भाई, क्योंकि हमेशा जो रिलेशन निकल के आएगा ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से निकल के आएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी, क्लियर है भाई, ओके डन। चलो अगली बात करते हैं भाई। अगली बात करने से पहले अब मैं आपको बात करता हूँ कि ये मेरे पास जो रिलेशन गिवन है ये कौन कौन से हैं। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है और सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। और ये बात आपको याद रखनी है कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं अभी चीज़ों की, बहुत आसान से तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ चीज़ें। कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, लो भाई, ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर ना ऐसे पेयर आए 1 1 2 2 3 3 कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर मेरे पास कोई एक ए सेट है ना और उसके अंदर सिर्फ 1 2 3 पड़ा हुआ है तो इसके सारे के सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ऐसा होना जरूरी है उस रिलेशन के अंदर, तभी मैं उस रिलेशन को क्या बोलूँगा कि वो एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा, है ना। अगर मेरे पास कोई मान लो एक ऐसा रिलेशन होता आर इज इक्वल टू 1 1 और मैं 2 2 ऐसा बोल दूँ और इसको बंद कर दूँ, तो अगर मैं कुछ ऐसा बोल देता तो फिर मेरा आंसर कैसा आ जाता, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होता, नहीं होता। क्योंकि मैंने बताया कि एक सेट के अंदर जितना भी आपका बच्चों क्या होगा एलिमेंट होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर होना जरूरी होगा बेसिकली, ठीक है ना। क्लियर है, इतनी बात तो सबको होगी बात, डन। तो ये बात आपको याद रखनी है अभी, ओके।
चलो, अब ये था मेरा आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव भी आइडेंटिटी के जैसा होता है। जैसे मान लो एक ए सेट में लेके चलता हूँ जिसके अंदर मैंने बोल दिया कि ए कोमा बी कोमा सी, कुछ ऐसा पड़ा है। तो मैंने एक रिलेशन बनाया ए कोमा ए, एक रिलेशन बनाया मैंने बी कोमा बी, एक रिलेशन बनाया मैंने सी कोमा सी, ऐसे बना दिया। तो ये तो सर आपका सेम आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। तो हाँ, ये बात जरूर याद आपको रखनी है कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये बात आपको जरूर याद बेसिकली रखनी है, ये बात याद रखेंगे। अब इसमें फ़र्क क्या है। इसमें ये फ़र्क होता है बच्चों कि इसके अंदर ना मैं कोई और ऑर्डर पेयर भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ ऐसे। मतलब इसके अंदर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूँ तो ये रिफ्लेक्सिव रहेगा, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा। फिर आइडेंटिटी तब तक होगा ये जब तक सिर्फ सेम ऑर्डर पेयर चल रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो मतलब आपको मोटी मोटी सी बात इतनी याद रखनी है कि जब भी मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँगा तो आप लोगों को काम क्या करना है रिफ्लेक्सिव के केस में। रिफ्लेक्सिव केस में कि दोनों एलिमेंट सेम लेने पड़ेंगे। दोनों एलिमेंट क्या लेने पड़ेंगे, सेम लेने पड़ेंगे, भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक ये होगा कि अगर मेरे पास किसी भी रिलेशन के अंदर ए कोमा बी पड़ा है तो फिर वो बी कोमा ए भी होना चाहिए। अगर कोई सी कोमा डी पड़ा है तो डी कोमा सी भी होना चाहिए भाई। तो ये एक रिलेशन की आपको मैं क्या बता रहा हूँ भाई, प्रॉपर्टी आपको बताता जा रहा हूँ कि इसका ऐसा होना ज़रूरी है बेसिकली, ठीक है ना। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मतलब उसका अपोजिट पेयर होना भी ज़रूरी है। अभी ए बी है तो बी ए, सी डी है तो डी सी, अगर ए सी है तो सी ए, कुछ भी ऐसा, तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए तभी जाके। अब सारे एलिमेंट का हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए। अगर 1 2 किसी पेयर का लिखा हुआ है तो उसका 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 लिखा हुआ है तो साथ में 3 1 भी लिखा होना चाहिए, तभी मैं बोलूँगा कि मेरे पास वो रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो आपने क्या सीखना है, मोटी बात क्या याद रखनी है, जब रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ तो आपको सेम एलिमेंट लेके चलने हैं, 2 एलिमेंट सेम लेंगे आप। जब सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ तो फिर आप एक तरीके से अगर ए बी को चूज कर रहे हैं किसी कंडीशन के लिए और तो फिर बी ए को भी चूज करना पड़ेगा आपको। अगर ए बी ट्रू हो रहा है तो वहाँ पे बी ए भी ट्रू होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन, कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि ए का जो रिलेशन है वो बी से होगा और बी का जो रिलेशन है वो सी से होगा और ए का जो रिलेशन है वो सी से होना चाहिए। ये एक ऐसा रिलेशन कहलाएगा, जो ऐसा रिलेशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। मैंने कहा कि ए इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल टू सी, बी इज पैरेलल टू सी, ऐसा मैंने बेसिकली क्या कर दिया, बोल दिया, बी इज पैरेलल टू सी। ओके जी, डन। तो क्या ए और सी भी पैरेलल होंगे, क्या ए और सी भी पैरेलल होंगे, यस ए और सी भी पैरेलल होंगे भाई। तो ऐसा रिलेशन जब भी बनेगा तो फिर मैं कहूँगा कि वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। मतलब पूरे के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसमें ट्रांजिटिव रिलेशन ना बने। अगर एक पेयर ने भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, अलग दिखा दिया, मतलब कि सही प्रूव नहीं किया, तो फिर मैं कहूँगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन ही है, बाकी चाहे सारे प्रूव कर दें। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ए जो है ना, ए और बी जो हैं वो किसी एम शहर में रहते हैं और बी और सी भी एक एम शहर में रहते हैं, तो क्या ए और सी भी एम शहर में रहेंगे, यस रहेंगे जी। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे ट्रू है। मैं कहूँ कि ए जो है फादर है किसका, बी का, और बी जो है वो फादर है सी का, तो क्या ए फादर होगा सी का, नहीं होगा जी, ये भी नहीं होगा, ये मतलब गलत हो जाएगा। तो ये सही होगा तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा भाई, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। अभी थोड़ा सा ये बात समझ लो कि ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, ए बी सी, कोई भी एलिमेंट 3 उठाने पड़ेंगे।
इक्विवेलेंस कब होता है? जब एक रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है और नंबर 2 वो सिमेट्रिक भी हो जाता है, नंबर 3 वो ट्रांजिटिव भी हो जाता है। अगर एक रिलेशन ऐसा हो जो तीनों बन जाए, ये भी और ये भी, तब उस केस में मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि वो रिलेशन मेरा क्या कहलाएगा? वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इतनी बात, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो उसको बोलेंगे क्या कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ जी, बात क्लियर हुई सबको भाई? ठीक है ना। लेकिन अभी इतनी बातें क्लैरिटी से नहीं आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि विदाउट क्वेश्चन तो हम कुछ सीख भी नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन को सीखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। तो पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है द नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यस और नो? यस। नल सेट क्या होता है? फाई। फाई तो सबका ही सेट होता है, क्योंकि फाई में कुछ भी नहीं है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट जो है वो सबसेट है अपने आप का। हाँ, ये भी बात मैंने तुम्हें बताई थी, इटसेल्फ, है ना, ये बात मैंने लिखवाई हुई है तुम्हें ऊपर भाई। नंबर 3, इफ इट सेट हैज 10 एलिमेंट देन इट्स पावर सेट विल हैव 2 की पावर 10 होना चाहिए। तो 2 की पावर 10 का आंसर क्या होता है? 1024 होता है। तो तीसरी बात भी सही है भाई। तो इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि एनडीए 2021 का ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ठीक है, ओके। अगले पे चलते हैं बेटा, यहाँ से आएगा मजा अब आप लोगों को। सुपोज करते हैं कि x जो मेरे पास है एक 1 2 3 4 है, r इज ए रिलेशन ऑन x, r की वैल्यू यही दी गई, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है? देखो, मैंने बताया कि अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो फिर सबका पेयर होना जरूरी है। तो क्या इसमें सबका पेयर है? 1 1 2 2 3 3 4 4 है? नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सी ऑप्शन भी खत्म हो गया, ए ऑप्शन भी खत्म हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि सिमेट्रिक देखने के लिए मैं क्या करूँगा? सिमेट्रिक देखने के लिए करूँगा कि अगर 1 2 पड़ा है ना, तो 2 1 भी पड़ा होना चाहिए, तो भी मैं ये करूँगा। तो देखो भाई, 1 3 हो गया, 1 2 पड़ा है तो 2 1 भी पड़ा है, 2 3 पड़ा है तो 3 2 भी पड़ा है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पड़े ही है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो होगा, ये सिमेट्रिक तो होगा। अगर ये सिमेट्रिक है, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, तो डी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। वैसे तो क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ जाना था, लेकिन फिर भी इसको करेक्ट करने के लिए हम चेक करेंगे कि मेरे पास ये ट्रांजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। हमेशा याद करना भाई, जब भी आपको पेयर में 1 1 पड़ा हो, 2 2 पड़ा हो, मतलब सेम एलिमेंट पड़ा है, तो आप उसको हमेशा क्या बोलते हैं कि वो डायगोनल पेयर कहलाते हैं। सर क्या कहलाते हैं? डायगोनल पेयर कहलाते हैं जी। ये बात आपको याद रखनी है बेसिकली, ठीक है ना, ओके बात। तो अगर डायगोनल पेयर होंगे तो डायगोनल पेयर में चेक नहीं करते कभी भी, वो हमेशा अपने आप में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होंगे, तीनों हो जाएंगे। 1 2 का रिलेशन हो गया 2 1 के साथ, तो 1 1 भी है, 1 1 भी है। 2 1 का रिलेशन हो गया 1 2 के साथ, तो 1 1 भी है, 1 1 भी है जी। बिल्कुल सही बात आ रही है भाई, जा तो सही रहे हैं अभी तक तो भाई। 2 3 का रिलेशन है 3 2 के साथ, क्या 2 2 का रिलेशन भी है? 2 2 का रिलेशन भी है। 3 2 का रिलेशन है 2 3 के साथ, क्या 3 3 का रिलेशन भी है? 3 3 का रिलेशन भी है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्या हो गई है? सच हो गई है कि क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है? बेसिकली करेक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके जी, डन। तो इस बात को आपने याद रखना है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर कुछ लोग रहते हैं, उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं भाई। तो उनके बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो फिर हम बात करते हैं, चलो देखते हैं। वी से दैट एक्स वाई इन एस रिलेटेड इफ दे बोर्न इन दिल्ली ऑन द सेम डे। सेम डे की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंट होगा, रिफ्लेक्सिव हो, क्या हो? देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए हमें सेम एलिमेंट को उठाना पड़ता है जी। अब रिलेशन ये कह रहा है कि वी से दैट एक्स वाई इन एस आर रिलेटेड इफ दे वर बोर्न इन दिल्ली ऑन सेम डे, ठीक है। एस कोई सेट है जिसमें सारे पर्सन दिल्ली में है। सारे पर्सन कहाँ पे? दिल्ली के अंदर सारे पर्सन रह रहे हैं। तो क्या अगर मैं कोई एक्स पर्सन उठाता हूँ और दूसरा भी एक्स पर्सन उठाता हूँ, क्या एक्स और एक्स दोनों दिल्ली में सेम डे को बोर्न होंगे? बिल्कुल सेम बात है। वाई वाई अगर लेता हूँ, जेड जेड जो लेता हूँ, सारी बात सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा भाई। दूसरा, अगर एक्स और वाई दो बंदे जो हैं वो अगर दिल्ली में हैं,
दे वर बोर्न इन दिल्ली ऑन सेम डे, अगर सेम डे को पैदा हुए हैं तो वाई डॉट एक्स भी तो होगा फिर, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा फिर। तो उसका जो रिवर्स है वो भी तो पॉसिबल हो रहा है। तो अगर एक्स और वाई सेम डे को दिल्ली में बोर्न है और वाई और जेड भी बोर्न है तो एक्स और जेड भी तो होगा, एक्स और जेड भी होगा, तो तीनों रिलेशन ट्रू हो जाएंगे। तीनों रिलेशन का मतलब है कि ये कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है। इस तरीके से सोचना भी। चलो उसके बाद लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एन आर एम। क्या बोला हुआ है, एन आर एम बोला हुआ है, एन आर एम। आर का मतलब रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन ऐसा है कि एन इज ए फैक्टर ऑफ एम, एन जो है एम का फैक्टर है, ये कुछ ऐसा रिलेशन है। चलो देखते हैं एन नेचुरल नंबर का। पहले वन, क्या वन का रिलेशन होगा वो फैक्टर होगा, क्या टू टू का फैक्टर होगा, थ्री थ्री का फैक्टर होगा, चार चार का फैक्टर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा भी, ये तो बात सच होगी है, रिफ्लेक्सिव हो गया तो बी ऑप्शन तो गया। बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर एक दो का फैक्टर है, क्या दो एक का फैक्टर भी होगा, जी नहीं, ये तो बात नहीं है भाई। अगर दो चार का फैक्टर है तो क्या चार दो का फैक्टर होगा, नहीं, ये बात नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा बेसिकली, सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर किसी में सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक नहीं है तो ये भी कट गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं बची, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सिमेट्रिक नहीं आया, ट्रांजिटिव आएगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात समझनी है, रिलेशन के ऊपर बात करनी है, ठीक है ना। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द ओपन इंटरवल -1 to 1, इसके बीच की सारी वैल्यू आएंगी भाई। इज गिवन बाय एक्स वाई, एक्स प्लस वाई जो है मोड में हमेशा 2 से छोटा होगा क्या, इसके बीच में बताओ, क्या हमेशा 2 से छोटा होगा, हाँ जी हमेशा 2 से छोटा होगा, तो श्योर बात है। सेम सेम भी अगर ले लेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 2 से छोटा ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ये 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा, अगर मैं सेम सेम न लेके अलग अलग ले लूँगा, 1 + 1/3 ऐसा कर लूँगा, प्लस का ले लो माइनस का ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आएगा तो 2 से छोटा ना। 2 तो तभी आ सकता है 2 के बराबर या 2 से बड़ा, तो ये 1 1 से ज़्यादा जाए, लेकिन इसके बीच की वैल्यू लेनी है हमने, समझो, 2 से बड़ा जा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। फिर सिमेट्रिक है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा भाई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे इसके ऊपर, जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसा होता है। तो ये बातें याद रखनी है भाई, ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये 2016 में आया था क्वेश्चन, ये 2024 में क्वेश्चन आया, अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इसके ऊपर काम करो, आसान चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, तो आपको ये 3 से 4 क्वेश्चन दे देता है। तो 3-4 क्वेश्चन देगा तो इसका मतलब थोड़ा इजी हो जाएंगी चीज़ें। ओके, क्लियर है सबको बात, डन। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ हमारे, जिसका नाम होगा प्रोग्रेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।